Hello, welcome to your on YouTube channel Apex Science Zone. Today we are going to discuss a very important topic of class 10th that is electricity. इस चैप्टर की अगर बात की जाएगी तो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब अगर हम इन वर्ड्स को देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड में सेम वही रिलेटेड टू चार्ज एंड डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है इन मोशन। इसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या स्टडी करना होगा जब चार्ज किस पे होगा, रेस्ट में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना होगा जब चार्ज मोशन में होगा। लेकिन जब पढ़ना क्या है उसमें कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है तब वो क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, और चार्ज जब मोशन में होता है तब कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि अगर चार्ज ही नहीं पता तो बाकी उसकी प्रॉपर्टीज जानने का क्या ही फायदा। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज चार्ज। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को डिफाइन किया गया है एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। क्या कहा मैंने कि चार्ज को किससे डिफाइन किया गया है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? किसी भी सब्सटेंस की। क्या लिखा मैंने? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। अब इस प्रॉपर्टी तो है, उस प्रॉपर्टी की वजह से वो करेगा क्या? तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चार्ज ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल्स। किस चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? किसी अदर सब्सटेंस को। तो क्या लिखा मैंने? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एनी अदर सब्सटेंस। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि चार्ज क्या है? किसी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल होता है, वो उसके इनहेरिटेंस में होता है, पहले से प्रॉपर्टी के अंदर है, उस सब्सटेंस के अंदर वो प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या करेगा? वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा और किसी चीज को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चार्ज की, तो चार्ज की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाएगी तो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कई बार स्मॉल क्यू से एंड और कैपिटल क्यू से। तो दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज की यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होती है इसकी कूलाम। कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे इनकी यूनिट को रखा गया है। इसको स्मॉल से कैपिटल सी लिखा जा सकता है। तो क्या कहा मैंने कि चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस है, जिसकी वजह से क्या होगा? वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स? किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा एंड किसी चीज को रिपेल करेगा। तो अब हम बचपन से जानते हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो टाइप के चार्ज मैंने बताया। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम इन दोनों चार्ज की बात करेंगे, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव चार्ज, तो ये चार्ज जनरेट होते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम मिलकर बने हैं एलिमेंट्री पार्टिकल से। कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें पता है कि कोई भी एटम होगा वो किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। एंड न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी चार्ज, किसी भी सब्सटेंस पे कोई चार्ज जनरेट होता है तो वो किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की वजह से। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, किसी के पास प्रोटॉन ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाएगा। हमें ये भी पता है,
अगर मैं यहाँ पे कहूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होता है जो कि नेगेटिव होता है, वो अलग बात है। लेकिन कितना होता है तो उसकी अगर बात की जाएगी तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यूनिट क्या है चार्ज की? कूलाम। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कूलाम। अब अगर हम बात करेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन की, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है आपका सेम इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपके माइंड में आया तो सर ने तो सेम लिखा, फिर अलग अलग कैसे हुए? तो यहाँ पे डिफरेंस आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज है, तो इसके आगे साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। और प्रोटॉन चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, तो इसके आगे साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव। अब अगर इतनी बातें क्लियर हैं आपको, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जब भी कभी चार्ज कैसे जनरेट होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जब भी कभी किसी के पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना आएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव का, क्योंकि उसके पास क्या हो गई? प्रोटॉन की एफिशिएंसी। तो चार्ज कौन सा आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। अब ये आया कैसे? उसके लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा हमें उसका यूज है, तो कैसे यूज है वो देखिएगा। अगर मैं कहूँ एक छोटा सा एग्जांपल, आपने आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो एलिमेंट के पास अपना क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर किसी चीज का एटॉमिक नंबर, सपोज करिए मैंने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इससे हमें ये पता चलता है कि इसके पास, अगर ये न्यूट्रल है तो स्टार्टिंग में इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11 प्रोटॉन्स। हमने यहाँ पे जस्ट ऊपर ये देखा कि चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दोनों कितने हैं? इक्वल। अगर इक्वल एंड साइंड अपोजिट है तो दोनों चार्ज अगर इक्वल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। और जब तक ये इक्वल रहेगा तब तक ये एलिमेंट कैसा होगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर कभी ये इनका नंबर चेंज हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए इसमें, तो ये एलिमेंट कैसा हो जाएगा? चार्ज पार्टिकल। उसी के बारे में हमें अब आगे पढ़ना है कि कैसे चार्ज आ सकता है और कैसे नहीं आ सकता। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। आपको पता है, जैसे अगर मैं यहाँ लिखने जाऊं तो आपको ये भी पता होगा कि अगर NaCl, कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल लेता हूं मैं, NaCl को अगर ब्रेक किया जाएगा तो Na प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक किया जा सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आपको अभी मैंने बताया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं करूं तो क्या लिखा जा सकता है? 2, 8 एंड 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिख दिया 2, 8 एंड 1। हमें ये अच्छे से पता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्टेट, कोई भी एलिमेंट क्या करता है? ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट वो थोड़ा सा उससे अनस्टेबल माना जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ये कि ये कहीं ना कहीं से क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आए और इसके अंदर भरे। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, जो कि क्या माना जाएगा? स्टेबल। बट एक और ऑप्शन है कि इसी एक इलेक्ट्रॉन को हम कहीं से बाहर निकाल दें। अगर हम बाहर निकाल देंगे तो भी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या माना जाएगा? आपका स्टेबल। तो अब आप ये खुद सोचिए कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले आना ज्यादा इजी टास्क है और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो हमारे पास एक टास्क इजी दिख रहा है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से क्या करें? मार के भगा दें। अब अगर हम इसको मार के भगा देंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 2 एंड 8, जो कि कितने हो गए आपके पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? तो प्रोटॉन तो पहले से ही 11 है। अब प्रोटॉन अगर 11 है तो 11 प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो पहले से प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन कितने? 10। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। प्रोटॉन क्या हुआ? एक्सेस में। अब एक्सेस में अगर प्रोटॉन है तो क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन के चार्ज को तो कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन जो एक प्रोटॉन बचा हुआ है उसका चार्ज किसके ऊपर आया है? इस एलिमेंट के ऊपर। इसीलिए क्या लगा? पॉजिटिवली चार्ज। दूसरे की अगर मैं बात करूंगा,
क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब 17 की अगर बात की जाएगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो 2, 8 एंड 7। इसके पास भी दो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि कहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ले आए, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करे, पकड़ के ले आए। और सेकंड ऑप्शन ये है कि इस 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बाहर निकाल दे। फिर वही चीज, एक इलेक्ट्रॉन को ले आना ज्यादा इजी टास्क है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाहर कर देना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले आएगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ये इसमें लाया जाएगा, इसके पास हो जाएंगे कितने, 2, 8 एंड 8 इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर वही चीज, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 एंड प्रोटॉन कितने हैं, 17। 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बचा, वो चार्ज क्या इसके ऊपर से कौन सा साइन लेके आएगा, नेगेटिव साइन। तो जितना भी चार्ज आएगा क्लोरीन के ऊपर, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो इसके आगे आपको, अभी आपने देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो रही है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट पे अगर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको, उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेटमेंट कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। एक और लॉ है, अब आपने देख लिया कि एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो कुछ चीजें और टॉपिक है जो आपको डिस्कस कर लेना चाहिए। कि आपको पढ़ने को तो आपने बचपन में पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं कि दो सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। इस पूरे स्टेटमेंट को कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी दो चार्ज, सेम चार्जेस एक साथ आते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कहूं कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के आसपास रख दिया जाए, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी रखूंगा तो भी क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि दो अपोजिट चार्जेस आ जाएं, सपोज करिए एक पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज आपस में आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कहने का मतलब ये चार्ज इसको अपनी डायरेक्शन में खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में खींचेगा। तो इसको, इस पूरे लॉ को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। तो पढ़ने को तो आपने ये बचपन में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके बाद हम थोड़ा सी बात करेंगे कि चार्ज जनरेट कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने कहने को कह दिया था कि हम उसको निकाल के बाहर कर देते हैं या मार के बाहर कर देते हैं, फिर ले आते हैं अंदर। तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि कहने से सिर्फ हो गया, सिंपल सा इतना कह दिया गया कि बाहर कर दिया या अंदर लेके चले आए। होता कैसे जनरेट है, उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पढ़ने को तो ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं रिवाइज करवा दूं। अगर हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करें तो 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी सब्सटेंस को चार्ज करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड चार्जिंग बाय कंडक्शन,
एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आप सबने किया होगा, सबने कभी ना कभी देखा होगा। बचपन में जादू दिखाते हैं हम। कैसा जादू दिखाते हैं कि स्केल लेते हैं, स्केल को बाल में रगड़ते हैं, बाल में रगड़ने के बाद उसको पेपर के पीसेस पे, स्मॉल पीसेस पे लगाते हैं और पेपर क्या होता है, चिपक जाता है। और हम आपस में थोड़ा सा वो करते हैं, फ्लेक्स करते हैं कि मुझे मैजिक आता है। सेम वही चीज है। वो क्यों होता है, कैसे, मैजिक तो आपने देख लिया, दिखाया भी होगा सबको, बट होता क्या है उसमें, कॉन्सेप्ट क्या लगा है, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर कोई भी दो सब्सटेंस लिए जाए तो उनमें होगा क्या कि अगर आपस में उनको आप फ्रिक्शन करवाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन, एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच जाता है, दूसरी जगह पे। अब इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हुआ, आपने पहले ही पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, चार्ज। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर चार्ज करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो एक सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी और दूसरे सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो इसकी वजह से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको आपने कई बार देखा होगा, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि पहले तो एक एग्जांपल की स्केल को बाल में रगड़ा गया, दूसरा कई बार ऐसा है कि एबोनाइट की रॉड को ग्लास के ऊपर रगड़ा जाता है। तो उन सब चीजों को सेल के ऊपर रगड़ा जाता है। तो उन सब चीजों को क्या किया जाएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल है वो। कई बार आपने देखा होगा कि वुलन क्लॉथ्स अगर आप पहनो तो वुलन क्लॉथ्स में भी क्या होता है, आपके बॉडी के फ्रिक्शन की वजह से आपकी बॉडी के जो बाल है वो चार्ज हो जाते हैं, और अगर आप निकालो तो उसमें स्पार्किंग होती है। वो सब किसके एग्जांपल है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के। होता क्यों है ऐसा, जब हम उसको यूज करते हैं, मान लीजिए आपने पहना, आपकी बॉडी अगर मोशन में है तो आपके क्लॉथ्स क्या होंगे, उसके साथ फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में आने की वजह से एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। सेकंड अगर हम बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन की, तो कंडक्शन वर्ड का मतलब होता है इन कांटेक्ट। क्या कहा मैंने, अगर चार्जिंग बाय कंडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज किया, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को अगर चार्ज करना है तो उसके लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, इन कांटेक्ट रखना पड़ेगा। सपोज करिए एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, मैंने एक रॉड बनाया, ये रॉड कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस रॉड को किसी दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में लेके आता हूं जो कि क्या है, न्यूट्रल है, तो अगर न्यूट्रल है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों है। तो अगर मैं इसको लेके आता हूं किसी दूसरे रॉड के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चार्ज होगा ये उसके पास भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके पास भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दोनों के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या कहा मैंने कि अगर एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में लेके आया गया और उस सब्सटेंस को भी चार्ज कर दिया गया, तो इस ऐसे मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड अगर लास्ट टॉपिक की बात करें तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर इंडक्शन की बात करेंगे तो इसमें विदाउट कांटेक्ट। अब अगर हम इसकी बात करें चार्जिंग बाय इंडक्शन की, तो ये क्या होता है, विदाउट कांटेक्ट दूसरे कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक कोई चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी को मैं दूसरे के पास लेके आऊं, कांटेक्ट में नहीं ले आना है, थोड़ा सा पास में रखना है। जैसे अगर सपोज करिए ये मेरा क्या है, चार्ज बॉडी, इसके ऊपर मैंने कह दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आऊं, हमें ये पता है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो हैं और इक्वल अमाउंट में है, इसीलिए क्या है, न्यूट्रल। तो इसके पास मैं कह सकता हूं कि आप सपोज करें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अब ध्यान से सोचिए, आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। क्या था फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज की, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर दो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा एंड अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका रीअरेंजमेंट होकर कैसे हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो आपका ऐसे ही रहेगा कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो इसका रीअरेंजमेंट होकर कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या इकट्ठा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं तो ये सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल ही है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ
नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोथ आर इक्वल। तो अब हमें इसको चार्ज कैसे करना होगा, तो इस जो एक्सेस ऑफ चार्ज है इसको निकालने के लिए हम लोग इसको कहीं ना कहीं से बाहर निकाल देते हैं। अब बाहर निकालने का एक मेथड, सबसे कॉमन मेथड है, उसको अर्थिंग प्रोवाइड कर दी जाए। जैसे ही अर्थिंग प्रोवाइड की जाएगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज निकाला जाए, अर्थिंग से हटा लेंगे। अब जैसे ही उसको रिमूव करेंगे, इसके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा एक्सेस में। इसके पास चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। अब अगर हम इसको हटा भी लें तो भी इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्यों कहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए और दोनों सब्सटेंस क्या हो गए, चार्ज भी हो गए। तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर विथ कांटेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में भी कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों न्यूट्रल हो सकते हैं और आपस में फ्रिक्शन करवाया गया, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का क्या हुआ है, ट्रांसफर। बट इसमें एक चार्ज बॉडी है, दूसरा क्या है, अनचार्ज बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी कह सकते हैं। तो अगर ऐसा ट्रांसफर हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दैट्स इट, थैंक यू।